आपका बहुत शुक्रिया। अब हम अपने दर्शकों को अगली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जो तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीर आप देखिए, जंजीर में जकड़े हैं डॉन ब्रदर्स। ये जंजीर आपको दिख रही है, ये काले रंग के लिबास में है माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। अब आप देखिए, ये कॉलविन हॉस्पिटल के बाहर अतीक और अशरफ की तस्वीर आपको दिख रही है। बीती रात जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ था तो इनकी हालत खराब हो गई। देर रात अस्पताल पहुंचा डॉन और ये माफिया ब्रदर्स को लेकर देखिए, डॉन अस्पताल पहुंची है पुलिस, सड़क पर हथकड़ी में दिखा अतीक, और ये अतीक उसके भाई, उसके गुर्गों को ये समझ आ गया होगा कि कानून का शिकंजा जब कसता है तो किस तरीके से हालत खराब कर देता है, किस तरीके से बताता है कि माफियागिरी नहीं चलेगी, योगी राज में माफियागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एटीएस की टीम, एसटीएफ की टीम, यूपी पुलिस की टीम लगातार सवाल जवाब कर रही है, लेकिन अभी भी ये माफिया ब्रदर्स जो है होशियारी दिखा रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है कि सवाल जवाब में आनाकानी हो रही है, सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर बहुत क्या मांग की गई थी आप लोगों की? मांग ये की गई थी कि अतीक अहमद और अशरफ जी को जो है सपुर्दे खाक में जनाजे में शामिल किया जाता है उनको, और मिट्टी को देखने के लिए आखिरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाने की बात कही गई थी, क्या इस पर कुछ हुआ? नहीं, ये प्रशासनिक मामला, इसमें कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये जो माँ है, असद की माँ है, उसकी तरफ से शाइस्ता परवीन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शाइस्ता परवीन जी नहीं आई हुई थी। बालगृह में है वो तो लाए जा सकते थे उनके लिए, लेकिन शासन द्वारा ऐसे कोई परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए वो नहीं आ पाए। अच्छा, परिवार को कोई आपत्ति की शव को घर पे न ले जाकर यहाँ पर लाया गया, तो उस तरह की कोई आपत्ति जताई हो आपके माध्यम से? नहीं, ऐसे कोई आपत्ति नहीं, चूंकि प्रशासनिक मामला था और चूंकि प्रशासन ने पूरा इसको जो होल्ड किया था, इसलिए सीधे जो है कब्रिस्तान लाया गया और यहीं पे दफनाया गया। बाकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर कहीं कोई ऐतराज जैसे हालात? नहीं, शासन और प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है अंतिम प्रक्रिया करवाने में, दफनाने में सबको, इसलिए उसमें कोई ऐतराज नहीं। हर शहर ले जाना चाहते थे लोग। नहीं दिया गया, ऐसा मुलाकात हुई है? जी हाँ, कल जब उनका मेडिकल कराया गया था तो आमना सामना हमारा उनका हुआ था। जी हाँ, बस कुछ कहा था? नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कुछ नहीं शव को कहा। घर नहीं ले जाने दिया गया, इसको लेकर के कोई ये प्रशासनिक मामला, इसने हमने कहा। जब इनकाउंटर को लेकर कोई आपत्ति दाखिल करेंगे, कोई मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश? ये बात की बातें हैं, ये तो अभी फिलहाल इस वक्त ये बातें नहीं कही जा सकती हैं। अर्जी जो आपकी दाखिल थी इन्फेक्शियस हो? हाँ, अर्जी इन्फेक्शियस हो गई। क्या ये यहाँ पे बिल्कुल, माफिया ब्रदर्स पर अब फिर से जांच एजेंसी एकदम सख्त हो गई है। लगातार जिस तरीके से आईएसआई कनेक्शन हो या फिर पाकिस्तान कनेक्शन लगातार देखने को मिल रहा है, और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर के जांच करती हुई नजर आ रही है। आइए आपको एक पैकेज के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। असद के एनकाउंटर से अतीक टूट चुका है। पुलिस के सामने माफिया गिड़गिड़ा रहा है, बेटे के जनाजे में जाने के लिए गुहार लगा रहा है, अपने बेटे का चेहरा आखिरी बार देखने के लिए तड़प रहा है। लेकिन कानून का शिकंजा ऐसा कसा कि अतीक की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। अतीक पुलिस की कस्टडी में है और प्रयागराज के धुमनगंज थाने में उससे पूछताछ हो रही है, जहां उसने कबूल किया है कि उसने ही जेल से उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि उसने पूछताछ के दौरान बताया है कि खौफ बढ़ाने के लिए उसने उमेश का मर्डर करवाया। उसने बताया उमेश पाल उसके खिलाफ लगातार बोल रहे थे, अगर दिन दहाड़े नहीं मरवाता तो खौफ खत्म हो जाता। इसके लिए उसने अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन को मोबाइल और सिम मुहैया कराने को कहा, और मर्डर के लिए अशरफ ने शूटर्स का इंतजाम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अतीक ने पूछताछ के दौरान उमेश पाल की हत्या से जुड़ी कई और बातें बताई हैं। उसने माना है कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उसने सभी शूटर्स को कोडवर्ड दे रखे थे। अतीक को बड़े मियां के नाम से बुलाया जाता था, अशरफ को छोटे मियां बुलाते थे। शूटर गुलाम का कोडवर्ड गुल्लू रखा गया था। अतीक के बेटे असद को ठाकुर कोडवर्ड नाम दिया गया था। पुलिस कस्टडी में अतीक अपने हर गुनाह को कबूल कर रहा है। साथ ही उसके भाई अशरफ ने भी हत्याकांड में इस्तेमाल हथियारों के बारे में बड़ी जानकारी दी है। अशरफ ने बताया है कि उमेश पाल की हत्या में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था वो वापस अपनी जगह पहुंचा दिए गए हैं। केवल 45 बोर की पिस्टल उस जगह नहीं पहुंची, क्योंकि वारदात के बाद शूटर्स शहर छोड़ने की जल्दी में थे और उस पिस्टल को करेली थाना इलाके में कल्लू नाम के एक शख्स के घर रख दिया था। अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस अब उस जगह तक जा सकती है जहां उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हथियारों को छिपा कर रखा गया था।
इसके साथ ही पुलिस अतीक से उन हथियारों को लेकर भी पूछताछ कर रही है जो वो पाकिस्तान से मंगाता था। प्रयागराज पुलिस ने रिमांड कॉपी में दावा किया है कि अतीक पाकिस्तान से हथियार खरीदता था। आईएसआई और लश्कर पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार गिराते थे। उन हथियारों को एक फार्म हाउस में जमा किया जाता था और उसके बाद अतीक के गुर्गों तक वो हथियार पहुंचाए जाते थे। अंदर अतीक अहमद और अशरफ मौजूद है। लगातार रात से ही उनसे पूछताछ चल रही थी और लगातार जो अधिकारी थे वो अंदर मौजूद थे और एक एक करके अशरफ अतीक से लगातार पूछताछ की जा रही थी। एटीएस की टीम भी अशरफ और अतीक से पूछताछ कर सकती है। जिस तरीके से आईएसआई के संबंधों की बात निकल के सामने आ रही है। पाकिस्तान के साथ ही अतीक के अंडरवर्ल्ड से जुड़े तार को लेकर भी पुलिस सवाल कर रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद उसके शूटर्स के छिपने में डॉन अबू सलेम के करीबियों ने मदद की थी। अशरफ के कहने पर पुणे में असद को अबू सलेम ने ठिकाना मुहैया कराया था। ऐसे में जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ऐसी बात सामने आई है और इसको बहुत गंभीरता से सरकार ने लिया। तो ये माना जाए कि आईएसआई और तमाम जगहों से उसके लिंक थे। तो आज अखबार में देखा है और पुलिस तफ्तीश में ऐसे सब्जेक्ट आए हैं और इसको इंटरनेशनली जिस ढंग से इनकी मदद हो रही थी, उनके कनेक्शन थे, बड़ी जांच का विषय है। अतीक 17 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर है, जहां पूछताछ के साथ ही उसे उन जगहों पर भी ले जाने की तैयारी है जहां से उसे हथियार मुहैया कराए जा रहे थे। साथ ही उसके मददगारों की पहचान के लिए पुलिस उसे पंजाब भी लेकर जा सकती है। उम्मीद है कि इस दौरान पुलिस को अहम सबूत हाथ लगेंगे जिससे माफिया को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।